हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले ना आई फर्स्ट चेक आउट द सेक्टर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आवर रिटर्न्स आर एक्चुअली टाइड टू द सेक्टर वी आर इन्वेस्टिंग इन। इस चीज को इस तरीके से समझिए कि आज के दिन में डिफेंस स्टॉक, कैपिटल गुड स्टॉक्स, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स सबके फेवरेट बने हुए हैं। लेकिन आज से 2 या 3 साल पहले इन स्टॉक्स की कोई बात नहीं कर रहा था। उस समय बातें चल रही थी पीएसयू स्टॉक्स की, या लार्ज प्राइवेट बैंक्स की, या फिर केमिकल कंपनीज की। आज के दिन में इन स्टॉक्स की कोई बात नहीं कर रहा। यानी सिर्फ अच्छा स्टॉक ढूंढना काफी नहीं है, हमें अच्छा स्टॉक ढूंढना है इन अ ग्रेट सेक्टर। इस तरीके से हमारा अच्छा रिटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है। आज मैं एक ऐसे ही स्टॉक की बात करने वाला हूं जिसका नाम है ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड। ये स्टॉक एक फार्मा सीडीएमओ सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसे लेकर मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, प्लीज मेरे या किसी और के कहने पर कोई भी स्टॉक मत खरीदिए। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो अपने रिस्क पर ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं फार्मा सेक्टर की वैल्यू चेन को ब्रीफली समझा देता हूं। विंडलास वाली वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया था। ड्रग बनाने के लिए ना टॉप ऑफ द वैल्यू चेन होती है इनोवेटर कंपनीज, जैसे एस्ट्राजेनेका, जीएसके, फाइजर। ये कंपनीज 10 से 15 साल लगा देती हैं किसी एक मॉलिक्यूल को बनाने में, एक ड्रग को बनाने में, और उसके बाद उसे कमर्शियलाइज करने में। इसीलिए ये अपना नया ड्रग बनाने के बाद उसे पेटेंट कर सकती है। पेटेंट करने का मतलब है कि एक्सक्लूसिव राइट उस कंपनी का रहेगा उस ड्रग के ऊपर, मैन्युफैक्चर करने के ऊपर। उस ड्रग को उस कंपनी के अलावा और कोई नहीं बना सकता। 5 या 10 साल के बाद जब ये पेटेंट लाइफ खत्म हो जाएगी, उसके बाद ये ड्रग्स जेनेरिक ड्रग्स हो जाते हैं, यानी उन ड्रग्स को कोई भी मैन्युफैक्चर कर सकता है। यहां पर ड्रग बहुत सस्ते हो जाते हैं। ड्रग बनाने में सबसे बड़ी कॉस्ट R&D कॉस्ट होती है। आपने R&D करने के बाद जब मॉलिक्यूल बना दिया ना, उसके बाद आपका कोई खर्चा नहीं होता। तो जब ये इनोवेटर कंपनीज किसी ड्रग को लॉन्च करती है ना, तो उस समय आपका ग्रोस मार्जिन 90-95% के आसपास होता है। तो ये जो वैल्यू चेन है ना, जब इनोवेटर किसी भी नई ड्रग को लॉन्च करता है, ये बहुत रिच वैल्यू चेन है, क्योंकि यहां पर मार्जिन्स, इस वैल्यू चेन में जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, वो बहुत बढ़िया मार्जिन्स कमाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो जेनेरिक वैल्यू चेन है ना, वहां पर R&D कॉस्ट तो होती नहीं है। तो इसका मतलब वहां पर कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा होता है और मार्जिन्स उतने ज्यादा नहीं होते। इसीलिए जब भी आप शेयर मार्केट के शेयर्स को ऑब्जर्व करोगे ना, तो जो फार्मा कंपनी जेनेरिक स्पेस में काम करती है, उनको वैल्यूएशंस रिलेटिवली कम मिलती है। लेकिन जो पेटेंटेड स्पेस में काम करती है, उन कंपनीज को कहीं ज्यादा बढ़िया वैल्यूएशंस मिलती है। फॉर एग्जांपल, डिवीज जैसी कंपनी, सिंजीन जैसी कंपनी, या फिर पिरामल फार्मा जैसी कंपनी, ब्लू जेट जैसी कंपनी, या न्यूलैंड जैसी कंपनीज को 70, 80 के आसपास का पी मिल जाता है। अब ये सीडीएमओ क्या बला है? देखिए, जो इनोवेटर कंपनीज होती है ना, वो अपनी कोर कंपिटेंस रखना चाहती है R&D में, यानी वो अपना फोकस सिर्फ R&D पे रखना चाहती है, क्योंकि जैसे जैसे वो नया मॉलिक्यूल डिस्कवर करते जाएंगे ना, प्रॉफिट आता जाएगा। वो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस खुद नहीं करना चाहते, उसे वो आउटसोर्स कर देते हैं, ठेकेदारी पर दे देते हैं। इस ठेकेदारी के बिजनेस को बोलते हैं CDMO बिजनेस। जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ब्लू जेट हेल्थकेयर लिमिटेड, वो यही ठेकेदारी करती है इनोवेटर कंपनीज के लिए। मार्जिन्स रिमेंबर, जो पेटेंटेड ड्रग्स हैं उसमें बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए जो पेटेंटिंग ड्रग्स के CDMO प्लेयर्स है ना, जैसे सिंजीन, न्यूलैंड, डिवीस लैब, ये बहुत बढ़िया मार्जिन्स कमाते हैं, मे बी 25% से लेकर 40% के बीच में। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो जेनेरिक कंपनीज होती हैं, जैसे इनोवा कैप्टैब हो गई, या विंडलास हो गई, या आकुम ड्रग्स हो गई, इनके मार्जिन्स सिर्फ 10 से 15% के बीच में रहते हैं। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है अगर आप डिफरेंट कैटेगरी के CDMO प्लेयर्स को कंपेयर करना चाहते हैं। तो ब्लू जेट इनोवेटर्स के लिए APIs बनाती है और इंटरमीडिएट्स बनाते हैं। अब ये API और इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, उसके लिए आपको मैं समझाता हूं कि ड्रग्स बनते कैसे हैं। सबसे पहले ड्रग बनाने के लिए आपको चाहिए की रॉ मटेरियल। की रॉ मटेरियल की जब केमिकल सिंथेसिस होती है, केमिकल प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद बनते हैं इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट की हेल्प से आप बना सकते हैं APIs और इंटरमीडिएट, ये दोनों चीजें कौन बनाता है? ब्लू जेट इस केस में। उसी तरीके से डिवीज लैब जैसी कंपनी, या फिर सिंजीन जैसी कंपनी, या फिर न्यूलैंड लैब्स, वो भी इंटरमीडिएट्स और APIs बनाती है। इन APIs की हेल्प से बनते हैं फॉर्मुलेशंस।
फॉर्मुलेशन एंड ड्रग होता है, यानी आपने एक ड्रग बना दिया, अब वो इंजेक्टेबल फॉर्म में होगा या पिल की फॉर्म में होगा, है ना, उसमें बाइंडिंग एजेंट्स होंगे, उसमें टेस्ट वाले एजेंट्स होंगे, तो वहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री नहीं होती। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री होती है ना, वो एपीआई के बिजनेस में और इंटरमीडिएट के बिजनेस में होती है, क्योंकि एक्चुअली में एपीआई ही एक्चुअल केमिकल होता है जो आपकी बीमारी को ठीक करता है। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल इज अ एपीआई। अब पैरासीटामोल से फॉर्मुलेट करके आपने क्रोसिन बना दी, समझे डिफरेंस? तो एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब सवाल उठता है कि मैं सीडीएमओ बिजनेस को लेकर इतना बुलिश क्यों हूं? तो इसका रीजन ये है कि जितनी भी पेटेंटेड सीडीएमओ प्लेयर्स है ना इंडिया के अंदर, वो पिछले 2-3 क्वार्टर से बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। उन सबकी गाइडेंस, फ्यूचर गाइडेंस भी बहुत ज्यादा बढ़िया है। जब पूरा सेक्टर अच्छी ग्रोथ दिखाने लग जाए, अच्छे रिजल्ट देने लग जाए, तो इसका मतलब यह है कि पूरा सेक्टर ही टेलविंड्स के थ्रू जा रहा है, यानी वो सेक्टर एक अच्छे फेज के थ्रू गुजर रहा है। उसके अलावा नए नए ब्लॉकबस्टर ड्रग्स हर रोज मार्केट के अंदर आ रहे हैं। ब्लॉकबस्टर ड्रग्स कौन लॉन्च करता है? इनोवेटर्स। लेकिन उनका सीडीएमओ का काम कौन करता है? इंडियन सीडीएमओ प्लेयर्स, जो अच्छे खासे मार्जिन कमाते हैं यहां से, है ना। तो जितने ज्यादा ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आएंगे, ब्लॉकबस्टर ड्रग्स, नए ड्रग्स मार्केट के अंदर आएंगे, उतना ज्यादा फायदा होगा सीडीएमओ प्लेयर्स को। इसके अलावा चाइना प्लस वन इज प्लेइंग आउट। ये चाइना प्लस वन क्या है, इसके बारे में मैंने पिछली बहुत सारी वीडियोस में बात की है कि कैसे जो यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज हैं, वो चाइना से अपने आप को डीलिंक करना चाहती है। वो डिफरेंट ज्योग्राफीज में जाकर अपनी वैल्यू चेन को बनाना चाहती है। ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो इनोवेटर कंपनीज है वो इंडियन कंपनीज को धंधा देना प्रेफर कर रही हैं आज के दिन में। ये सब फैक्टर्स मिलके मुझे ऐसा लगता है पूरे सीडीएमओ स्पेस को एक बुलिश ट्रेजेक्टरी की तरफ लेके जा रहे हैं। अब ब्लू जेट का बिजनेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहली सेगमेंट जो ब्लू जेट जिसमें काम करता है उसका नाम है हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स। 13% के आसपास रेवेन्यू ब्लू जेट का इस सेगमेंट से आता है। ये सेगमेंट एक ट्रेडिशनल सेगमेंट है, यानी ये काम ब्लू जेट पिछले कई साल से करे जा रहा है। यहां पर ब्लू जेट एक सैकरिन नाम का केमिकल बनाता है जो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इसका यूज कहां पर होता है? इसका मोस्ट ऑफ द यूज होता है एफएमसीजी कंपनीज में, जैसे टूथपेस्ट बनाने में, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में, या फिर फूड एडिटिव्स बनाने में, या फिर फार्मा कंपनीज में भी यूज होता है। यहां पर ब्लू जेट के पास बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं, इंक्लूडिंग क्लाइंट्स लाइक यूनिलीवर। 50% ऑफ देयर प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही यूज हो जाती है और लगभग 50% ऑफ द प्रोडक्शन वो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब ये बिजनेस सेगमेंट ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना। चाइना इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्लेयर है और जब भी चाइना से डंपिंग होने लग जाती है, प्राइसेस क्रैश होने लग जाते हैं। दूसरा बड़ा रीजन है कि जो ब्लू जेट अपनी प्रोडक्शन करता है ना, उसमें से 50% ऑफ द प्रोडक्शन तो एडवांस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बेचता है। यानी कंपनीज लाइक यूनिलीवर है, वो ऑलरेडी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है ब्लू जेट से कि आप हमें सैकरिन देंगे। वो अपना वेंडर बदलना नहीं चाहती। वो अपना वेंडर क्यों नहीं बदलना चाहती? क्योंकि जैसे ही वेंडर चेंज हो जाता है तो टेस्ट चेंज हो जाता है सैकरिन का, और वो टेस्ट की कंसिस्टेंसी चाहती है, पैसा बेशक लग जाए, जो बड़ी कंपनीज होती है ना। तो वहां से इनके मार्जिन अच्छे खासे आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो 50% प्रोडक्शन है ना, वो इनको स्पॉट मार्केट के ऊपर बेचनी पड़ती है। यानी प्राइसेस जिस हिसाब से चलेंगे ना, उस हिसाब से बेचनी पड़ेगी। पिछले साल सैकरिन की डंपिंग खतरनाक तरीके से हुई इंडिया के अंदर। सरकार ने उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा दी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी। उसकी वजह से शायद वो डंपिंग अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए। लेकिन उसकी वजह से जो प्राइसेस क्रैश हुए ना, उसका इंपैक्ट डायरेक्टली ब्लू जेट के मार्जिन्स के ऊपर नजर आया। इसीलिए मुझे ये सेगमेंट बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। अब इनके दूसरे बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं। ये बिजनेस सेगमेंट भी इनका ट्रेडिशनल बिजनेस है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। इस बिजनेस सेगमेंट का नाम है कॉन्ट्रास्ट मीडिया। यहां पर मार्जिन्स इनके बहुत हाई हैं, ऑलमोस्ट 40% के आसपास मार्जिन्स यहां से कंपनी कमा रही है। ब्लू जेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया के इंटरमीडिएट्स बनाती है। अब ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है? देखिए, जब भी आप एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं ना, तो आपके अंदर एक ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है सो दैट यू कैन बेटर विजुअलाइज द इंटरनल ऑर्गन्स। इन ड्रग्स को हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया ड्रग्स बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि इस सेगमेंट में इतने अच्छे मार्जिन्स हैं क्यों? तो उसका रीजन ये है कि ये मार्केट एक ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है। यहां पर सिर्फ 4 टॉप प्लेयर्स हैं जो 75% ऑफ द वर्ल्ड्स मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं।
अब आप पूछेंगे कि ये 4 प्लेयर्स पूरे मार्केट को कैप्चर कैसा किए हुए हैं, तो उसका रीजन ये है कि इन प्लेयर्स के पास थी अर्ली मूवर एडवांटेज। जब इन प्लेयर्स ने, इन 4 बड़ी कंपनीज ने अपने ड्रग्स लॉन्च किए तो उस समय इनका कंपटीशन कोई नहीं था। और जो एक्सरे बनाने वाली कंपनीज हैं या सीटी स्कैन या एमआरआई बनाने वाली कंपनीज हैं, उनके साथ इनके रिलेशनशिप बढ़िया है, जिसकी वजह से इनके ड्रग्स आर क्वाइट कंपैटिबल विद द मशीन्स दैट आर यूज्ड इन डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक हॉस्पिटल ने फॉर एग्जांपल सीमेंस की मशीन ले रखी है, तो वहां पर कंपैटिबल सपोज कीजिए एक्स कंपनी की कॉन्ट्रास्ट मीडिया वाली इंजेक्टेबल दवाई है, तो वो हॉस्पिटल या वो डायग्नोस्टिक चेंज अफोर्ड नहीं कर सकती नया ड्रग लेने के लिए, क्योंकि नया ड्रग उतना अच्छा कंपैटिबल नहीं होगा विद सीमेंस की मशीन। ये रीजन है कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऑफ पेटेंट होने के बावजूद, यानी जेनेरिक ड्रग होने के बावजूद, केवल 4 कंपनीज हैं जिन्होंने यहां पर अपनी पूरी पकड़ बना रखी है। अगर आपका इनोवेटर ही अच्छे मार्जिन कमा रहा है तो आप भी अच्छे मार्जिन कमाओगे। कंपटीशन भी नहीं है, चाइनीज थ्रेट भी नहीं है यहां पर। उसके बाद अप्रूवल और वैलिडेशन की साइकिल बहुत लंबी होती है। यानी अगर जो ये टॉप की 4 कंपनी है वो चाहते हैं कि हम अपना वेंडर बदल दें, हम सीडीएमओ कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ जो हमने ब्लू जेट को दे रखा है वो किसी और प्लेयर को भी दे दे, तो वो भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वैलिडेशन का प्रोसेस बहुत लंबा है। और जब आप किसी रेगुलेटेड मार्केट में किसी ड्रग को अप्रूव करवा देते हैं ना, तो उस समय आपको अपने वेंडर्स के नाम भी बताने पड़ते हैं कि आपने कहां से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवाई है। तो इट बिकम्स अ वेरी स्टिकी बिजनेस। तो जैसे जैसे ये 4 कंपनीज ग्रो कर रही हैं, वैसे वैसे हमारे ब्लू जेट भी ग्रो कर रहे हैं, है ना। इन चारों कंपनीज में से 3 कंपनीज के लिए ब्लू जेट अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, जिनमें से एक प्लेयर तो ऐसा है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग लगभग पिछले 15 से 20 साल से हो रही है। अच्छा, अब कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो एजेंट्स है ना, उनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो पार्ट है वो आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स हैं जो एक्सरेज में यूज होते हैं। 74% ऑफ होल ऑफ द कॉन्ट्रास्ट मीडिया स्पेस इज आयोडीन बेस्ड एजेंट्स। यहां पर ब्लू जेट की एक्सपर्टीज है, पिछले कई साल से आयोडीन बेस्ड एजेंट्स ये बना रहे हैं, यानी सबसे बड़ा जो मार्केट वाला हिस्सा है वो इन्होंने ऑलरेडी अपने कब्जे में कर रखा है। जीई हेल्थ केयर इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे एजेंट्स आते हैं वो आते हैं गैडोलिनियम बेस्ड एजेंट्स। ये एजेंट्स काम आते हैं एमआरआई स्कैन्स के अंदर। यहां पर ब्लू जेट कोशिश कर रहा है कि जो इन्होंने आयोडीन बेस्ड एजेंट्स में किया ना वो करने की, यानी यहां पर भी अपनी मार्केट शेयर गेन करने की। आज के दिन में इनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर यहां पर नहीं है। 24% ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट इंडिया जो है वो गैडोलिनियम बेस्ड एजेंट्स हैं, जो एमआरआई के एजेंट्स हैं, ठीक है। अब यहां पर इनकी नई कैपेसिटी आ रही है, इन्होंने कैपेक्स किया है। उसके अलावा न्यू केमिकल एंटिटी से इनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। तो जो नई ग्रोथ आएगी ना कॉन्ट्रैक्ट मीडिया स्पेस में, वो गैडोलिनियम बेस्ड एजेंट से आएगी। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। तीसरे जो एजेंट्स हैं वो अल्ट्रासाउंड बेस्ड एजेंट्स हैं, वो सिर्फ 2% है मार्केट शेयर का। वहां पर ब्लू जेट ऑपरेट नहीं करता आज के दिन में। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस सेगमेंट की जो ब्लू जेट ऑपरेट करता है, वो है फार्मा इंटरमीडिएट्स एंड एपीआई सीडीएमओ बिजनेस। इस बिजनेस को मैं सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज से 2 साल पहले ब्लू जेट का रेवेन्यू यहां से सिर्फ 5 से 10% के बीच में आया करता था, और 2025 में लगभग 40 से 45% ऑफ देयर रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम इंटरमीडिएट्स एंड एपीआई बिजनेस। ऐसा पिछले 2 साल में क्या हो गया? इसका आंसर है बेंटोइक एसिड, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेगमेंट में डिटेल में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि ब्लू जेट जब इंटरमीडिएट और एपीआई का बिजनेस उठाता है तो किस चीज के ऊपर फोकस करता है। सबसे पहले तो वो फोकस करते हैं न्यू केमिकल एंटिटीज के लिए एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स बनाना। अब न्यू केमिकल एंटिटीज यूजुअली वीसी फंड बेस्ड नई केमिकल कंपनीज होती हैं, फार्मा कंपनीज होती हैं, ठीक है, जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज नहीं होती, इसलिए मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन हैपेंस थ्रू सीडीएमओ प्लेयर्स, जैसे ब्लू जेट। इस केस में यहां पर मार्जिन्स कहीं ज्यादा बेटर होते हैं। उसके बाद ब्लू जेट कोशिश करती है कि क्रोनिक थेरेपीज में पेटेंटेड ड्रग्स और जेनेरिक ड्रग्स को फोकस किया जाए। अब ये क्रोनिक थेरेपीज क्या होती हैं? देखिए, 2 तरीके की बीमारी होती हैं। एक तरीके की बीमारी तो होती है जो हमने दवाई ली और बीमारी ठीक होगी, उसके बाद हमको दवाई की कभी जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद दूसरी तरीके की बीमारियां होती हैं जिनका इलाज पूरी उम्र चलता रहता है।
वो दवाई हमें बार 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 लेते रहनी पड़ती है। इस तरीके की बीमारियों को बोलते हैं क्रोनिक बीमारियां। और इस तरीके की बीमारियों में क्योंकि मेडिसिन का यूज ज्यादा होता है, मार्जिन्स भी ज्यादा होते हैं, प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो जो ब्लू जेट है वो फोकस करती है इसी तरीके की क्रोनिक बीमारियों के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेज हो गई, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेज हो गई, या फिर ऑन्कोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, जो हमारी कैंसर रिलेटेड बीमारियां होती है। इन सब के ऊपर फोकस करती है, चाहे वो पेटेंटेड स्पेस में हो या फिर जेनेरिक स्पेस में हो। अब आप पूछेंगे कि जेनेरिक में क्यों माथा मार रहे हो, जेनेरिक में तो मार्जिन कम होते हैं, मैंने पिछली सेगमेंट में बताया था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पेटेंटेड में मार्जिन ज्यादा होते हैं, न्यू केमिकल एंटिटी में मार्जिन और ज्यादा बेटर होते हैं, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन में मार्जिन उतने ज्यादा नहीं होते। लेकिन यहां पर ये फोकस कर रहे हैं क्रोनिक डिजीज पर, जिसमें मार्जिन रिलेटिवली बेटर होते हैं। यानी जो ड्रग्स, जो इंटरमीडिएट, जो एपीआई ये बना रहे हैं वो उतने भी ज्यादा कोमोडिटाइज्ड नहीं होते। और ब्लू जेट कोशिश करती है कि बड़े एमएनसी प्लेयर के साथ काम किया जाए, जहां पर हमारे मार्जिन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर प्रोटेक्टेड रहे। तो ये 3 बिजनेस सेगमेंट हैं, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कि ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, ब्लू जेट में ऐसा चल क्या रहा है जो इस स्टॉक को इतना इंटरेस्टिंग बना देता है। ट्रिगर नंबर 1, बेम्पडोइक एसिड। ब्लू जेट को अपना पहला ब्लॉकबस्टर इंटरमीडिएट मिल चुका है। लास्ट 2 साल में जो एपीआई सेगमेंट में और इंटरमीडिएट सेगमेंट ने ग्रोथ दिखाई है ना, दैट इज थैंक्स टू दिस बेम्पडोइक एसिड इंटरमीडिएट। अब ये बेम्पडोइक एसिड करता क्या है, ये एक एनडीएल कोलेस्ट्रॉल को लो करने का एक ड्रग है। यूएस और यूरोप में जो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज से पेशेंट आ रहे हैं ना, उनको ट्रीट करने के लिए दिस ड्रग इज क्विकली बिकमिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। यानी वहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो इंक्रीजिंगली इस ड्रग का यूज कर रहे हैं फॉर ट्रीटिंग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड कार्डियोवेस्कुलर रिलेटेड डिजीजेस। मार्केट इज ग्रोइंग वेरी रैपिडली, 7 गुना ग्रोथ आ रही है जो बेम्पडोइक एसिड का यूज है उसके अंदर। ब्लू जेट की ऑर्डर बुक भरी हुई है बिल्कुल। इन्होंने रिसेंटली एक नई डेडिकेटेड फैसिलिटी लगाई है इन अंबरनाथ महाराष्ट्र, स्पेशली कैटरिंग फॉर बेम्पडोइक एसिड। जो इनोवेटर है उसने यूएस और यूरोप में तो एंट्री ले ही ली है, बल्कि वो नई ज्योग्राफीज में भी एंटर करने की कोशिश कर रहा है, जिससे क्या होगा, सेल्स और ज्यादा ग्रो होगी। दिस इज द सिंगल बिगेस्ट रीजन विच मेक्स मी वेरी इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक। ट्रिगर नंबर 2, गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट मीडिया का नया प्लांट आ रहा है H1 FY26 से, यानी अगले इस क्वार्टर में या फिर नेक्स्ट क्वार्टर में इनका ये गैडोलिन का जो प्लांट है ये अप एंड रनिंग हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहां पर मार्जिन्स बहुत बढ़िया है, मार्जिन्स में भी इवन बेटर देन बेम्पडोइक एसिड मार्जिन्स। तो जैसे ही ये प्लांट में भी 2027 में फुल फ्लेज रनिंग करने लग जाएगा, उसके बाद मुझे उम्मीद है कि मार्जिन्स इंप्रूवमेंट हमें नजर आएगी बिजनेस के अंदर। इसके अलावा और भी रीजंस हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी के मार्जिन्स एक्सपेंड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे कंपनी की बेम्पडोइक एसिड की जो वॉल्यूम्स है वो इंक्रीज होगी, कंपनी इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करेगी। यानी जो बेम्पडोइक एसिड की आज कम वॉल्यूम ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 2 years डाउन द लाइन वो वॉल्यूम बढ़ेगी, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स हमें रिलेटिवली बेटर नजर आएंगे। सेल्स मिक्स चेंज हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया जैसे गैडोलिनियम का मैंने आपको बताया, उस वजह से भी मार्जिन एक्सपेंड होंगे। इसके अलावा कंपनी H2 FY26 में यानी इस साल के एंड तक बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है फॉर इट्स रॉ मटेरियल कॉल्ड APD। अब ये APD ब्लू जेट आज के दिन इंपोर्ट कर रही थी नॉर्वे से और चाइना से, और चाइना का हाल आपको पता ही है, जब भी आप रॉ मटेरियल कहीं से इंपोर्ट करते हैं आपको प्राइस का भरोसा नहीं होता। 2022-2023 में APD के प्राइसेस आसमान छू रहे थे, तो इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया टू बैकवर्ड इंटीग्रेट इनटू देयर रॉ मटेरियल, जिसकी वजह से इनके पास प्राइस प्रिडिक्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और शायद मार्जिन्स भी थोड़े बहुत बेटर नजर आएंगे। उसके अलावा APD के प्राइसेस जो 2022-23 में बहुत हाई हो गए थे, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन करने लग गए हैं। उस वजह से भी मुझे ऐसा लगता है ग्रोस मार्जिन्स और EBITDA मार्जिन्स दोनों एक्सपेंड होने चाहिए आज से 2 साल के बाद, मे बी बाई 2027। तो इन सब रीजंस की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग लेवरेज पर बैठी है, क्योंकि सेल्स तो ग्रो होगी ही होगी, उसके साथ साथ मार्जिन्स भी एक्सपेंड होंगे।
अब नेक्स्ट रीजन क्या है जो मुझे ब्लू जेट इतना पसंद है, वो है इनकी प्रोडक्ट पाइपलाइन। आज के दिन में ब्लू जेट के पोर्टफोलियो में लगभग 40 के आसपास मॉलिक्यूल्स है। 2020 में इनके पास सिर्फ 6 मॉलिक्यूल्स है। ये मॉलिक्यूल्स कैसे इंक्रीज हुए? R&D एक्सपेंडिचर से। कंपनी लगातार अपना R&D एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। इन्होंने पिछले 1.5 साल के अंदर अपना R&D एक्सपेंडिचर डबल कर दिया है, और जो टैलेंट रिक्रूटमेंट है, जो साइंटिस्ट की रिक्रूटमेंट है, वो भी डबल कर दी है। आज के दिन में कंपनी 12 से 15 पोटेंशियल प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज पे काम कर रही है। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट जिसके ऊपर ये कंपनी काम कर रही है ना, मेरे हिसाब से वो है GLP-1 प्रोडक्ट, जहां पर ये एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स बना रहे हैं। कॉमर्शियलाइज नहीं है, काम चल रहा है उस पे। अगर आप सब लोगों को नहीं पता कि GLP ड्रग्स क्या है, तो ये वही ड्रग्स है, मैजिकल ड्रग्स हैं, जिन्होंने पिछले 2-3 साल से US और यूरोप में हाहाकार मचा रखी है। दीज आर द वेट लूजिंग ड्रग्स। इनके बारे में प्लीज पढ़िए, आपको पता चलेगा कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगले 10 साल के लिए। आज के दिन में सिर्फ 50-60 बिलियन डॉलर के आसपास की इंडस्ट्री है, जो अगले 5-7 साल के अंदर 200 बिलियन के आसपास पहुंच सकती है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहां पर अगर इन्होंने कोई मॉलिक्यूल क्रैक कर लिया और इनको कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो दैट विल बी अ न्यू बेंजोइक एसिड, मे बी बिगर देन बेंजोइक एसिड फॉर ब्लू जेट। तो प्रोडक्ट पाइपलाइन को देखते हुए मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं यहां पर। अगला रीजन जो ब्लू जेट को अपने पीयर से एक बेटर पोजीशन के लिए आता है, वो है इनके रिटर्न मैट्रिक्स और बैलेंस शीट। आज के दिन में ब्लू जेट लगभग 28% का ROE मार रहा है। कंपनी का ROCE 26% के आसपास है, जबकि जो इनके पीयर्स हैं, न्यूलैंड, सिंजीन, डिवीस, उनके रिटर्न मैट्रिक्स कहीं ज्यादा लोअर है। इतना बढ़िया ROE कैसे है? अगर कंपनी को ROE अच्छा दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? एसेट टर्न अच्छा करना पड़ेगा। कंपनी का एसेट टर्न इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स इज मच मोर सुपीरियर। आज के दिन में कंपनी 3 से 4x का एसेट टर्न अचीव कर रही है, जबकि इनके जो पीयर्स हैं वो 2x के एसेट टर्न के आसपास काम करते हैं। जो ये इंक्रीमेंटल कैपेक्स कर रहे हैं, जो नया कैपेक्स कर रहे हैं, उसका जेस्टेशन पीरियड कम है। यानी आज इन्होंने कैपेक्स करने की कोशिश की, मे बी विद इन अ ईयर ये उसको कॉमर्शियलाइज कर देते हैं, जबकि इनके पीयर्स रिलेटिवली ज्यादा टाइम लगाते हैं अपने नए प्रोडक्ट को कॉमर्शियलाइज करने में। अगर कंपनी के मार्जिन्स देखोगे ना, इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स, वो भी सुपीरियर है, कहीं ज्यादा बेटर है। इनके जितने भी पीयर्स हैं, उनमें से कोई भी आदमी 35-40% के आसपास मार्जिन अचीव नहीं कर रहा आज के दिन में, जो ब्लू जेट अचीव कर रही है। तो रिटर्न मैट्रिक्स A1 है कंपनी के, कोई भी डाउट नहीं है। उसके अलावा बैलेंस शीट, स्क्वीकी क्लीन बैलेंस शीट। कंपनी इज गोइंग थ्रू अ कैपेक्स फेज, जहां पर लगातार धड़ाधड़ कैपेक्स हुए जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कंपनी बहुत कंफर्टेबल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो मुझे इस कंपनी में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड बना देता है। अब वैल्यूएशंस की और टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। अगर वैल्यूएशन पॉइंट से देखेंगे तो कंपनी आज के दिन में 50x के PE पर ट्रेड कर रही है। जो इसकी 2023 में कंपनी लिस्ट हुई थी, उसके बाद जो इसकी एवरेज PE रेशियो है। तो अगर PE पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं कंपनी को, तो कंपनी ना तो मुझे बहुत ज्यादा महंगी नजर आ रही है, ना बहुत ज्यादा सस्ती नजर आ रही है। अब अगर मैं कंपेयर करता हूं इस कंपनी की PE रेशियो को इसके पीयर्स के साथ, फॉर एग्जांपल डिवीज के साथ या फिर न्यूलैंड लैब्स के साथ, तो वो दोनों ही स्टॉक 70x की PE से ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, ओके स्टॉक है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक बात को समझिएगा कि जो CDMO प्लेयर्स है ना, वो बिजनेसेस बहुत लंपी बिजनेसेस होते हैं। उनमें ऑर्डर इस क्वार्टर में आते हैं, फिर अगले 2 क्वार्टर तक कोई ऑर्डर नहीं आते, फिर ऑर्डर्स आते हैं, फिर कोई ऑर्डर्स नहीं आते। यानी बिजनेस में ना कंसिस्टेंसी नहीं होती क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो अगर इस क्वार्टर में ब्लू जेट ने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर चला गया, चांसेस ये है कि अगले 1-2 क्वार्टर में उतने अच्छे रिजल्ट्स ना आए, तो उस समय मार्केट पे ये स्टॉक्स रिलेटिवली हमें सस्ते मिल जाते हैं। तो अगर ब्लू जेट जैसी कंपनी से आप फंडामेंटली सेटिस्फाइड है, आपने डिसाइड कर लिया है कि भाई मैं तो ब्लू जेट में इन्वेस्ट करूंगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टेक्निकली स्टॉक को खरीदिए, बजाय कि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक को खरीदने के लिए। अब टेक्निकली अगर आप इसका टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये स्टॉक बार बार बेस बनाता है जब भी 30 वीक EMA तक पहुंचता है। 30 वीक EMA से फिर दोबारा बाउंस बैक हो जाता है, ऊपर चला जाता है स्टॉक।
तो अगर इस तरीके के स्टॉक चार्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो 30 वीक ईएमए के आसपास जब स्टॉक प्राइस आए उस समय इन्वेस्ट करने पर इट मेक्स मोर सेंस। आपके पास एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहता है उस समय का। और खासकर कंसीडरिंग फार्मा बिजनेस, सीडीएमओ बिजनेस, जिसके जो रेवेन्यूज है वो बहुत लंपी रहेंगे, तो चांसेस ये है कि अगर नेक्स्ट क्वार्टर में इन्होंने उतने अच्छे मार्जिन्स नहीं दिखाए, उतने अच्छे रेवेन्यूज नहीं दिखाए, तो स्टॉक मार्केटिंग को पनिश करेगी और स्टॉक दोबारा 30 वीक मूविंग एवरेज के आसपास पहुंच जाएगा। तो वो जरूर चेक कर लीजिएगा अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है तो। हाँ, मेरी सलाह मान के या किसी और की सलाह मान के किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरीके के स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक टेक्निकल इंडिकेटर और टेक्निकल स्टांस भी ले सकते हैं। अगर आप किसी स्टोरी पर लॉन्ग टाइम बुलिश है तो। अगर चैलेंजेस और रिस्क की बात करूं बिजनेस के अंदर, तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस है। 40% के आसपास जो इनका रेवेन्यू है वो बेंजोइक एसिड के ऊपर डिपेंडेंट था 2025 में। अब किसी कंपनी का 40% रेवेन्यू सिर्फ एक केमिकल से आ रहा है और वो केमिकल एक कंपनी ने ऑर्डर दे रखा है, तो कंसंट्रेशन रिस्क कितना बड़ा हो गया। अगर आज नहीं तो कल बाई चांस किसी भी रीजन से इनका ये कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है, तो कंपनी के पास क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा। हम फ्यूचर ग्रोथ भी बेंजोइक एसिड की इमेजिन कर रहे हैं। उसके अलावा 35% जो इनका जो टोटल रेवेन्यू है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के सिर्फ एक क्लाइंट से आता है, जीई हेल्थ केयर से। अब वो भी समस्या है, हालांकि पिछले 20 साल से वहां से रेवेन्यू आ रहा है, वो क्लाइंट कंसिस्टेंट है, इनको धंधा दे रहा है, लेकिन हमें नहीं पता ना फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है, रिस्क पॉइंट है, चैलेंज पॉइंट है, वो इस कंपनी के लिए ये है। तो बेंजोइक एसिड की जब भी आप कोई न्यूज देखो ना, तो उस पर नजर बना के रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, न्यूलैंड लैब भी बेंजोइक एसिड का इंटरमीडिएट बनाती है। कंपटीशन हो गया। अब हमें नहीं पता कि जो इनोवेटर है वो न्यूलैंड से कितना लेगा और ब्लूजेट से कितना लेगा इस क्वार्टर के अंदर। अगर उसने जो अपने सोर्सिंग डिसीजंस है उसमें चेंजेस कर दी और ज्यादा जो सोर्सिंग है वो न्यूलैंड से करने लगे, तो ब्लूजेट की तो लग जाएगी। तो शायद ये भी एक रीजन है कि कंपनी लाइक ब्लूजेट को उतना अच्छा वैल्यूएशन नहीं मिल रहा जितना अच्छा वैल्यूएशन कंपनीज लाइक डिवीज लैब को मिलता है, क्योंकि डिवीज लैब के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ऐसे ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट। ब्लूजेट को अगर डिवीज बनना है तो उनको बहुत साल लगेंगे। बेंजोइक एसिड जैसे जैसे बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लेके आने पड़ेंगे, अपने पोर्टफोलियो में रखने पड़ेंगे, जब जाके वो डिवीज जैसी मार्केट वैल्यूएशन कमांड कर सकते हैं। तो बेंजोइक एसिड वाले रिस्क को जरूर 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 ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेना। चलिए, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे, किसी और इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।